गुजरात में नरेंद्र मोदी की महाजीत ने बंगाल में बीजेपी का जोश डबल कर दिया होगा। ममता बनर्जी पहले से टेंशन में, क्योंकि इस बार बीजेपी पहले से ज्यादा टक्कर दे रही है। उन्हें इस बात की चिंता होगी कि बीजेपी को रोकने के लिए बंगाल में उन्होंने जो सीक्रेट प्लान बनाया है वो कहीं फेल ना हो जाए। और इस सीक्रेट प्लान के बारे में भी आपको बताता हूं। आप देखिए कि बीजेपी की काट में इस बार ममता बनर्जी ने क्या गेम बिछाया हुआ है। देखिए, ममता बनर्जी को लग रहा है कि इस बार ममता मामला जो है वो पिछली बार से ज्यादा कड़ा है, इसलिए ममता ने इस बार अपनी रणनीति थोड़ी बदली है। इस पूरे चुनाव के दौरान ममता बनर्जी खुद को विक्टिम की तरह पेश करती रही। ममता बनर्जी आक्रोश की नहीं, अपने अपमान का जिक्र करती रही। जनता से अपमान का बदला लेने के लिए बार बार कहती रही। वो इमोशनल वोट अपील कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ममता के नेता धमकियां दे रहे हैं, उनके भतीजे जो हैं वो धमकियां दे रहे हैं। यानी ममता बनर्जी इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, भतीजे अग्रेसिव कार्ड खेल रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी का एक कनेक्ट है वहां के लोगों से। वो ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि देखो, मैं बंगाल की बेटी हूं और मेरे साथ क्या क्या अत्याचार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो टीएमसी का कल्चर रहा है, जिस तरीके से वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, वो जिम्मा उन्होंने अभिषेक बनर्जी को दे रखा है। ममता बनर्जी पिछले चुनाव में बहुत अग्रेसिव थी, इस बार वो उतनी अग्रेसिव नहीं है, बल्कि घूम घूम कर यह बता रही हैं कि देखो, उनको तो घेरा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है, ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, रैली नहीं करने दे रही है बीजेपी अपमान कर रही है। यह ममता बनर्जी का इमोशनल कार्ड है। ममता क्या कह रही हैं आप खुद देखिए। এই দেখুন, সামনে চিৎকার করছে যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি, আমায় ক্ষমা করবেন। अब ये वो ममता बनर्जी हैं जिन्होंने लेफ्ट के शासन से लड़ाई लड़ी, कभी सरेंडर नहीं किया। और आपको लगता है वो इस तरीके से कुछ भोंपू बज गए होंगे बीजेपी के कार्यक्रम के, इसलिए मंच छोड़कर जाने वाली हैं। उन्होंने दो शब्द इस्तेमाल किए, इंसल्ट कर रहे हैं और ह्यूमिलिएट कर रहे हैं ये लोग मुझे। वो जानबूझकर बंगाली अस्मिता को जगा रही हैं लोगों के अंदर कि देखो, ये लोग आके कैसा कर रहे हैं मेरे साथ। ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। पहले चरण की वोटिंग के बाद ममता ने अपनी रणनीति में चेंज किया है। पहले चरण के दौरान ममता कहती थी उनको सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन पहले दौर में बंपर वोटिंग के बाद अब ममता के तेवर बदल गए। अब वो खुद को अपने ही राज्य में और ज्यादा पीड़ित दिखा रही है। साथ ही जनता के मन में एनआरसी और ईवीएम कैप्चरिंग का डर पैदा कर रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर बीजेपी जीत गई तो बंगाल में एनआरसी लागू कर देगी। खिदिरपुर की सभा में ममता ने कहा कि बीएलओ की तरफ से दी गई वोटर पर्ची संभाल के रखना, ये वोटर स्लिप की कॉपी भविष्य में पहचान के सबूत के रूप में काम आएगी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ईवीएम कैप्चर होने का भी डर दिखा रही है। यानी जो अमित शाह कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि भाई घुसपैठियों को बाहर करेंगे, ममता उसको इमोशन से जोड़ रही है। कह रही है कि अपना पर्ची मत फेंकना, नहीं तो कल कैसे सबूत दोगे कि तुम यहीं के हो। यानी वो डर पैदा कर रही है कि बीजेपी आएगी तो सबसे पर्ची मांगेगी। ये बहुत स्मार्ट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से वो चल रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी जमीन पर जबरदस्त काम कर रही है और सीधे सीधे जो है ना वो लड़ाई इस तरह से नहीं लड़ी जा सकती। तो वो इमोशंस और थोड़ा थोड़ा डर पैदा करके जो है वो लोगों को अपनी तरफ कर रही है। ममता के इन बयानों के बाद चर्चाएं होने लगी थी कि हमेशा अग्रेसिव रहने वाली ममता बनर्जी अचानक से ऐसी बातें इस बार क्यों कर रही है। सुनिए एक बार ममता ने क्या कहा था। पुलिस क्या करते हैं, और सेंट्रल फोर्स जाके, मैंने कल 2 घटना सुना कि कंबल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। यानी ममता बनर्जी इमोशन और डराना दोनों जो है वो लोगों के अंदर लेकर जा रही हैं। जब वो प्रचार कर रही हैं, वो खुद को बेचारी दिखा रही कि अपने राज्य में ढंग से रैली तक नहीं कर पा रही, सेंट्रल फोर्स लगाकर बूथ कैप्चर हो रहा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी खुलकर धमकाने वाले अंदाज में भाषण दे रहे, यानी बुआ बेचारी और भतीजा धमकी देने पर है। यही है ममता बनर्जी की रणनीति इस बार। वो खुद इमोशनल अपील कर रही हैं, बंगाली अस्मिता की बात कर रही हैं और भतीजे अभिषेक को लगा रखा है कि तुम अग्रेसिव कैंपेन करो। अभिषेक बनर्जी ने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कह दिया कि 4 मई के बाद वो खुद देखेंगे कि दिल्ली से कौन बचाने आता है। आप सुनिए जरा अभिषेक बनर्जी को, उनका टोन क्या है और कंपेयर कीजिए कि ममता बनर्जी का टोन क्या था।
4 তারিখে তৃণমূল আরামবাগ জিতুক বা হারুক, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। आप सोचिए, ममता बनर्जी के भतीजे बीच मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि देखता हूं 4 तारीख के बाद कौन दिल्ली से किसका बाप आता है बचाने के लिए। ऐसी खुली धमकी दे रहे हैं वो। वोटर कौन हिसाब से बिना डरे जाएगा वोट करने? वो टाइम कह रहे हैं कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद देखता हूं कौन बचाने आता है। यानी ममता बनर्जी का इमोशनल कार्ड, भतीजे का अग्रेसिव कार्ड, ये पूरा पॉलिटिकल गेम प्लान दिख रहा है, जिसमें ममता बनर्जी वोटर को इमोशनल पिच पर कैटर कर रही हैं और उधर टीएमसी का अग्रेसिव आइडेंटिटी जो है उसको भतीजे आगे बढ़ा रहे हैं। इस पॉलिटिकल गेम प्लान के पीछे वजह यह भी कि ममता बनर्जी को पता है कि उन्हें बीजेपी से एक मामले में जबरदस्त बढ़त मिली हुई और वो है मुस्लिम वोटों की बढ़त। यही एक बात है जिसमें ममता बनर्जी को बीजेपी पर एज है। अगर आप देखिए तो बंगाल में 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। बंगाल में 70% हिंदू आबादी है और करीब 27% मुस्लिम आबादी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 75% मुस्लिम वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 83% मुस्लिम वोट मिले थे। यानी आप इसे इस तरह से समझिए कि अगर बीजेपी बंगाल के चुनावी रेस को 0 से शुरू करती है तो ममता बनर्जी एक मुश्त मुस्लिम वोटों के दम पर करीब 30% वोट के साथ शुरू करती है। और उनको अगर चुनाव जीतना है तो पिछली बार की तरह अगर 48% वोट चाहिए तो मान के चलिए कि उनको 20-22% वोट और मिल गया 70 में से तो उनका काम हो जाएगा। बीजेपी को सरकार बनानी है तो उनको बचे हुए 70% में से सीधा 48-50% पे काम करना होगा। यह ममता बनर्जी को बंगाल में बढ़त दिला जाता है क्योंकि वहां पर मुसलमान एक मुश्त उनको वोट करता है। और इस बार जो लोग ये कह रहे थे कि भाई हुमायूं कबीर वोट काट देंगे मुसलमानों का, AIMIM काट देगी, हुमायूं कबीर के स्टिंग के बाद वो सारा खेल खत्म हो गया है। अब मुसलमान और भर भर के ममता बनर्जी के लिए वोट कर रहा है, यह माना जा रहा है। बीजेपी के लिए इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी चुनौती बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि 70% हिंदू वोटर्स में से उन्हें पूरी तरह से हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन करके अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। अब क्या 70 में से 45% हिंदू वोट करेगा बीजेपी के लिए? यहीं से जीत और हार जो है वो तय होगी। वोट बैंक की वजह से ममता खुलकर चेतावनी भी देती है कि हम हैं तो सब सुरक्षित हैं, नहीं तो एक खास समुदाय आपको 1 सेकंड में खत्म कर देगा। देखिए क्या कहती है। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। देखिए मुस्लिम वोटों का गणित फाइनल राउंड में क्या है वो भी आपको बताता हूं। कल जिन 142 सीटों पर वोटिंग होने वाली है उनमें 57 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 25% या उससे भी ज्यादा है। इन 57 सीटों में 54 सीट पिछली बार टीएमसी ने जीती थी। तो इसीलिए बंगाल में जो प्रशांत किशोर पिछली बार ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार देख रहे थे, वो हर बार यही कहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो एक मुश्त वोट लिए हुए बैठी है और वहां उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बीजेपी को की जो मेहनत है वो इस बात पर है कि जो बाकी 70% है उसमें वो डर भय वगैरह खत्म करके और वो एक मुश्त वोट पा सके। ममता बनर्जी के पास मुस्लिम वोटों का एज है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी को बेचैनी SIR से हो रही है क्योंकि कई इलाकों में SIR में इतने वोट कटे हैं जो टीएमसी की जीत के मार्जिन के आसपास का आंकड़ा है। जैसे आप देखिए हुगली जहां 18 सीटें हैं, यहां औसतन 17,333 वोट कटे हैं, जबकि 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 19,915 था। पूर्वी बर्धमान में 16 सीटें हैं और इस इलाके में औसतन 16,668 वोट कटे हैं और 2021 के चुनाव में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 14,591 था। कोलकाता में 11 सीटें आती हैं, यहां औसतन 57,455 वोट कटे हैं, जबकि 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 38,497 था।
हावड़ा में 16 सीटें हैं। इस इलाके में औसतन 24,563 वोट कटे हैं। 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 29,834 था। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटें हैं। यहां औसतन 27,000 वोट कटे हैं। 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 39,980 था। साउथ 24 परगना में 31 सीटें आती हैं। यहां औसतन 19,258 वोट कटे हैं एसआईआर में। 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 43,888 था। नादिया में 17 सीटें हैं। यहां औसतन 19,647 वोट कटे हैं, जबकि टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 2021 में यहां पर 24,168 था। यानी कई सीटों पर तो 2021 में टीएमसी के जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट कटे। लेकिन अब सवाल यह है कि वो वोट जो कटे वो सारे टीएमसी के होंगे, ये भी जरूरी नहीं। ये तो किसी को नहीं पता ना भाई कि जिसका वोट कट गया वो किसको वोट करता था, नहीं करता था। इसी वजह से ममता बनर्जी जो है वो पूरा जोर लगा रही हैं कि कहीं एसआईआर की वजह से खेला खराब ना हो जाए। ममता बनर्जी इसलिए राज्य के पुलिसकर्मियों को भी समझा रही हैं कि 4 मई के बाद केंद्रीय बल चले जाएंगे, लेकिन पुलिसकर्मियों को तो यही रहना है। देखिए वो भी कैसे एक तरीके से उनको चेतावनी दे रही हैं पुलिस वालों को। और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तब आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि चाय तो हम ही ना पिलाएंगे, मिठाई हम ही ना खिलाएंगे, लेकिन पुलिस वालों को और पब्लिक को सबको समझ में आ रहा है कि 4 तारीख के बाद हम ही यहां रह जाएंगे। इसको कहने का मतलब क्या है? अगर एसआईआर का इंपैक्ट टीएमसी और बीजेपी के बीच मार्जिन पर रहा और बीजेपी ने पहले से ज्यादा वोट अपनी तरफ खींचे, तो फिर ममता बनर्जी के लिए मुकाबला कांटे का हो जाएगा। आप खुद देखिए कि दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। 2021 के चुनाव में इन 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 सीटें जीती थी और टीएमसी को ऑलमोस्ट 50% वोट मिला था, जबकि 2021 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और उसको जो वोट मिला था वो 36.5% के आसपास था। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 142 सीटों में से टीएमसी को अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा विधानसभा सीटों में तो 115 पर बढ़त थी और टीएमसी को तब भी 49% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 27 सीटों पर बढ़त थी और उसका वोट शेयर 37% के आसपास था जब आप 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं। यानी 2021 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी ने गेन किया था, लेकिन वो गेन तब तक इतना नहीं था कि वो सेकंड राउंड में पूरी बाजी पलट दे। पर क्या इस प्रचार में वो हो चुका है, ये कल पता चलेगा। बंगाल में ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट का एज है तो बीजेपी भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ऐसे में अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाता है तो तस्वीर बदल सकती है। दूसरे चरण में बीजेपी इसी की उम्मीद कर रही है, क्योंकि बंगाल में हिंदू वोटों में 50% बीजेपी को और करीब 39% टीएमसी को 2021 के चुनाव में मिला था। 2021 में दूसरे चरण की 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 और बीजेपी ने 18 जीती। अगर 7% हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ चला जाता है तो टीएमसी को 86 और बीजेपी को 55 सीटें हो जाती हैं। आप सोचिए 7% हिंदू वोट से कितना फर्क पड़ता है। फेज 1 में अमित शाह ने 110 सीट जीतने का दावा किया है। इसके लिए 2021 की तुलना में 15% अतिरिक्त हिंदू वोट कंसोलिडेट होना होगा फर्स्ट फेज में। अगर ऐसा होता है तो पहले चरण में 110 सीट, दूसरे चरण में 55 सीट, यानी बीजेपी 165 तक पहुंच सकती है, जो बहुमत के 148 सीट से ज्यादा है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि फर्स्ट फेज में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 15% ज्यादा हिंदू वोट मिला हो और दूसरे फेज में कम से कम 7 से 8% हिंदू वोट ज्यादा मिले। हालांकि यह सिर्फ आंकड़ों की बात है, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा, कह नहीं सकते। बीजेपी भी अपना कैलकुलेशन कर रही है और ममता अपना हिसाब किताब लगा रही है।